तो अब हम देखते हैं आगे कि इसमें आगे हुआ क्या था आखिर। सो ये टॉपिक है ना, आउटब्रेक ऑफ द रिवॉल्ट। तो 9 मई 1857 में मेरठ के अंदर सोल्जर्स के एक ग्रुप ने विद्रोह कर दिया था। म्यूटिनाइट करना मतलब विद्रोह करना। ये लोग अपने मिलिट्री बैराक से बाहर निकल आए थे। मिलिट्री बैराक्स का मतलब होता है वो एरिया जहाँ पे सोल्जर्स को बोला जाता है कि आप यहाँ पे रुकोगे, यहाँ पे रहोगे। तो इसके वजह से इनको डिसमिस कर दिया गया था और इनको 10 साल की जेल हो गई थी, क्योंकि इन्होंने ग्रीस कार्ट्रेज को यूज़ करने से मना कर दिया था। अब इस सज़ा के बारे में सुनकर बाकी सारे जो सोल्जर्स थे मेरठ में, जो तैनात थे वहाँ पे, तो वो सारे सोल्जर्स ने भी रिवॉल्ट कर दिया और अगले ही दिन मतलब 10 मई को इन्होंने सारे जो जेल में बंद सोल्जर्स थे उनको छुड़ा दिया और उनके ब्रिटिश ऑफिसर्स को मार कर ये दिल्ली की तरफ चल दिए। दिल्ली पे पहुंचते ही इन्होंने जो पुराना एम्परर था, जो अभी ब्रिटिश का एक पेंशनर था, मतलब जिसको ब्रिटिश लोग पेंशन देते थे हर महीने, ये ओल्ड मुगल एम्परर बहादुर शाह जफर को इन्होंने इंडिया का एम्परर घोषित कर दिया। अब हम आगे देखेंगे कि ये पूरे देश में रिवॉल्ट कैसे फैला, कहाँ कहाँ पे ये फैला और किसने इसमें पार्टिसिपेट किया था, क्यों पार्टिसिपेट किया था इन्होंने, क्यों ये लोग ब्रिटिश के इतने दुश्मन बन गए थे, ये सब हम देखेंगे। सो जब मेरठ के अंदर जो सोल्जर्स ने रिवॉल्ट किया था उसके बाद तुरंत ही ये रिवॉल्ट फैलने लगा और इंडिया के नॉर्दर्न और सेंट्रल पार्ट्स में फैलने लगा। इनके मेन सेंटर्स थे कानपुर, लखनऊ, बरेली, आरा, झांसी, ग्वालियर और बराकपुर। और कुछ कुछ अलग अलग इलाकों में भी फैला था, जैसे कि बंगाल, राजस्थान, आसाम, एमपी और पंजाब के कुछ पार्ट्स में भी ये रिवॉल्ट हुए थे। और ज़्यादातर जो प्रिंसली स्टेट्स थे वहाँ के रूलर्स तो ब्रिटिश के लिए काफ़ी वफादार थे, लेकिन उनके सोल्जर्स ने रिवॉल्ट कर दिया और वो सोल्जर्स करीबन रिवॉल्ट करने ही वाले थे। अब ये रिवॉल्ट जो था वो कुछ सिर्फ कुछ ही ट्रूप्स तक सीमित नहीं था। इसके अंदर फार्मर्स और आर्टिशंस मतलब कारीगर, ये लोग भी शामिल हुए थे। इन्होंने अपना गुस्सा कैसे दिखाया, ये लोग ने मनी लैंडर्स और ज़मींदार को अटैक किया था। ये वही मनी लैंडर और ज़मींदार थे जिन्होंने उनके लैंड से उनको हटाया था, सब कुछ छीन लिया था। ये माना जाता है कि बहुत सारी जो बैटल्स हुई थी उसमें सोल्जर्स और सिपाहियों से ज़्यादा तो ये कॉमन लोग थे इंडिया के। अब कानपुर के अंदर जो नाना साहेब थे वो इसके मेन लीडर थे। कानपुर के अंदर जो रिवॉल्ट हुआ था उसके मेन लीडर नाना साहेब थे। ये पेशवा, जो लास्ट पेशवा है बाजीराव टू, उनके एडॉप्टेड सन थे। प्रॉब्लम क्या हुई थी, जो बाजीराव थे उनको ब्रिटिश के द्वारा पेंशन दी जा रही थी हर महीने या फिर हर साल। तो बाजीराव इनके बायोलॉजिकल फादर नहीं थे नाना साहेब के, बल्कि बाजीराव ने नाना साहेब को सिर्फ पाला पोसा था। ठीक है। तो बाजीराव को पेंशन मिलती आ रही थी, लेकिन ब्रिटिश ने नाना साहेब को पेंशन देने से मना कर दिया। इसके वजह से नाना साहेब बहुत ही गुस्से हुए थे और 1857 में नाना साहेब को जब पेशवा डिक्लेयर कर दिया गया तो नाना साहेब के पास में दो अच्छे कमांडर्स थे, तात्या टोपे और अजीमुल्ला। इनकी हेल्प से इन्होंने ब्रिटिश को अटैक किया। और स्टार्टिंग में ब्रिटिश को पता तो चला नहीं कि क्या हुआ है, ये सब एकाएक अटैक हो गया हमारे पे। सो ये सब ब्रिटिश वहाँ से भाग खड़े हुए। यहाँ पे लिखा है ना, इनिशियली रिट्रीटेड, मतलब ब्रिटिश लोग वहाँ से बिना लड़े भाग गए थे। लेकिन जल्द ही वो वापस आए अपने नए सैनिकों को लेकर, नई टुकड़ियों को लेकर, नए ट्रूप्स को लेकर, और जून 1857 में ब्रिटिश ने नाना साहेब को हरा दिया। बात करते हैं कुंवर सिंह की। कुंवर सिंह बिहार के बहुत सारे पार्ट्स को इन्होंने फ्री कराया था। और झांसी के अंदर जो रानी लक्ष्मीबाई है, इन्होंने मेन लीडरशिप की थी रिवॉल्ट की। ऐसा क्या हुआ था इनके साथ में, देखो। जब ब्रिटिशर्स ने देखा कि झांसी की रानी ने जो बच्चे को राजा बनाना चाहती हैं वो बच्चा उनका खुद का है नहीं, वो एक एडॉप्टेड सन है। तो ब्रिटिश ने बोला कि हम आपके ये एडॉप्टेड सन को राजा बनने से इनकार करते हैं, ठीक है, कि ये राजा नहीं बनेगा आपका। इस वजह से रानी लक्ष्मीबाई उनको अपना बहुत बड़ा दुश्मन मानने लगी थी। तो ये तात्या टोपे के साथ मिलकर इन्होंने ग्वालियर को अपने कब्जे में कर लिया था। बाद में ब्रिटिशर्स ने काफ़ी फाइटिंग के बाद, काफ़ी हैवी फाइटिंग के बाद जून 1858 में फिर से ग्वालियर को अपने कब्जे में किया। और रानी लक्ष्मीबाई अपने घोड़े पर सवार काफ़ी ब्रेवली फाइटिंग करते करते बेचारी मर गई। इनकी इनकी हार के बाद ये रिवॉल्ट ऑलमोस्ट समझ लो ख़त्म ही हो चुका था। लेकिन पूरी तरह से जो शांति थी
पूरी तरह से शांति सिर्फ 1859 तक हुई, मतलब उसके एक साल बाद तक धीमे धीमे सब कुछ शांत हो गया था। अब हम देखते हैं केस स्टडी। द केस स्टडी क्या है? द रिवॉल्ट इन अवध। सो जो रिवॉल्ट का मेन सेंटर था, वन ऑफ द मेन सेंटर जो था रिवॉल्ट का, वो था लखनऊ, अवध स्टेट का कैपिटल। यहाँ पे रिवॉल्ट के लीडर दो लोग थे, हजरत महल जो अवध की बेगम थी, और दूसरा मौलवी अहमदुल्ला। हजरत महल ने अपने छोटे बेटे को अवध का नवाब बना दिया था, और इनके साथ हेल्प करने के लिए भी काफ़ी सारे लोग थे। वो कौन कौन लोग थे? अवध के जो सिपाही, उनके सिपाही जो लोग विद्रोह करके वहाँ पे पहुँचे थे, और अवध आर्मी के वो सोल्जर्स जिनको जिनको ब्रिटिशर्स ने उनकी नौकरियों से हटा दिया था, क्योंकि अब अवध को उन्होंने अपने कब्जे में कर लिया। तो वहाँ पे अवध की जो खुद की आर्मी थी वहाँ के राजा की, उन सोल्जर्स को वो लोग हटा देते। तो वो सारे डिसबैंडेड सोल्जर्स ने भी इनमें ज्वाइन किया। वहाँ के ज़मींदार, वहाँ के फार्मर्स, इन लोगों की हेल्प से बेगम ने बहुत ही ज़बरदस्त अटैक किया था ब्रिटिश के ऊपर। अब ब्रिटिश के जो मेन लीडर थे, देखो हर स्टेट में क्या था, हर स्टेट में ब्रिटिश का एक मेन इंसान होता था जो देखता था कि वहाँ का राजा क्या कर रहा है, वहाँ के लोग क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो उसको बोलते हैं रेसिडेंट। तो वहाँ पे जो ब्रिटिश का रेसिडेंट था वो था सर हेनरी लॉरेंस। इनको मजबूरन अपनी रेसिडेंसी बिल्डिंग में ही शरण लेनी पड़ी, डर के छुप के वहीं पे रहने लगे। बेगम और उनके फोर्सेस ने बाद में रेसिडेंसी पे अटैक किया और वहाँ पे ब्रिटिश को काफ़ी लॉस हुआ था। इसी अटैक के अंदर सर लॉरेंस मारे गए, और उस रेसिडेंसी पे जो इन्होंने कब्ज़ा किया वो करीब 8 महीने तक कब्ज़ा करके रखा था। फिर मार्च 1858 में जब वहाँ पे ब्रिटिश के नए कमांडर इन चीफ आए, कॉलिन कैम्पबेल, उस सिटी में आए, तो उन्होंने अपने गुरखा रेजिमेंट की हेल्प से इंडिया के लाखों सोल्जर्स को हरा दिया। वहाँ पे काफ़ी लैक्स ऑफ सोल्जर्स थे ब्रिटिश के, फिर भी इंडिया के, फिर भी ये ब्रिटिशर्स ने गुरखा रेजिमेंट की हेल्प से उन इंडिया के लाखों सोल्जर्स को हरा दिया, और मार्च 1858 में उनको डिफीट कर दिया था। और जितने भी वहाँ पे रेसिडेंसी में जो भी ब्रिटिश लोग जो कैद थे उनको भी छुड़ा दिया था। इसके बाद जो है वो देखेंगे द एंड ऑफ मुगल एम्पायर, कि मुगल एम्पायर वहाँ पे एंड कैसे हुआ इंडिया में इस टाइम पे। अब देखते हैं आगे द एंड ऑफ मुगल एम्पायर। सो रिवॉल्ट के स्टार्टिंग में जो सबसे पहला जो जगह था जिसको ब्रिटिश ने कब्जा किया था वो था दिल्ली। कैसे? पंजाब से नई नई इन्फोर्समेंट आई थी, बहुत सारी नए नए आर्मी के ट्रूप्स आए थे ब्रिटिश के पंजाब से, और जनरल ओ नील के कमांड के अंदर, इनके कमांड के अंदर ब्रिटिश ट्रूप्स ने दिल्ली के अंदर हर तरफ मार काट मचा दी। हजारों इनोसेंट लोगों को मारा गया, और बहादुर शाह जफ़र के जो बेटे थे उनको पकड़ा गया और उन्हें मार दिया गया। जबकि ये ओल्ड एम्परर को बर्मा के अंदर रंगून नाम के इलाके में भेज दिया गया, और वहाँ पे उनको कैद रखा गया। कुछ साल बाद वो मर गए। ये बार बार बेचारे रिक्वेस्ट करते रहे कि मैं अब मरने ही वाला हूँ, तो मुझे मेरे प्यारे इंडिया में ही मरने दिया जाए और वहीं पे मुझे दफनाया जाए। इनकी रिक्वेस्ट को भी हर बार इनकार कर दिया गया। अब देखते हैं आगे द आफ्टरमैथ ऑफ द रिवॉल्ट। तो स्टार्टिंग में तो ये रिवॉल्ट काफ़ी सक्सेसफुल हुआ, लेकिन कुछ ही टाइम में इसको ब्रिटिश ने दबा दिया। दोनों तरफ से बहुत ही ज़्यादा वायलेंस और क्रूअल्टी दिखाई गई थी। इंडियन रेबल्स ने भी और ब्रिटिश वालों ने भी एक दूसरे पे बहुत ही ज़्यादा वायलेंस किया था और बहुत ही क्रूअल्टी के काम किए थे। तो ब्रिटिश ने तो स्टार्टिंग में बताया, ट्राई किया था ये बताने का कि ये जो रिवॉल्ट हुआ है ये कुछ बहुत बड़ा रिवॉल्ट नहीं है, इसमें थोड़े से ट्रबल मेकर्स का ही हाथ है बस। लेकिन सच्चाई इससे पूरी अलग थी। इस रिवॉल्ट के अंदर इंडिया के हर तरह के लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, राजा महाराजा, सिपाही, फार्मर्स, ज़मींदार्स, मनी लैंडर्स, काफ़ी सारे लोगों ने इसमें एक साथ पार्टिसिपेट किया था। और भले ही ब्रिटिश लोग इंडिया के हिंदू और मुस्लिम्स को अलग अलग रखने का ट्राई कर रहे थे, लेकिन फिर भी हिंदूज और मुस्लिम्स ने इस टाइम पे एक साथ मिलकर फाइट किया था। अब इसके बाद का जो टॉपिक है रीजंस फॉर द एंड ऑफ दिस रिवॉल्ट, वो देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच चिल्ड्रन, गॉड ब्लेस यू ऑल।